हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 100 यानी 100 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 100 के बारे में। ये कहती है कि बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, यानी कि न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया है और उस वारंट के निष्पादन के लिए कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के यहाँ पर गया हुआ है, उसके स्थान पर गया हुआ है और ऐसा स्थान बंद स्थान है, तब उस स्थान का मालिक या उस स्थान का भार साधक अधिकारी, जो भी कोई हो भार साधक, वह जो है उस व्यक्ति को यानी उस पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने देगा। ये यहाँ पर बताया गया सीआरपीसी की धारा 100 यानी कि 100 के अंतर्गत। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है। अब बंद स्थान की बात हो रही, कोई स्थान यदि बंद है तब उस स्थिति में क्या, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है उसकी मांग पर, उस वारंट के पेश किए जाने पर उसे अबाध रूप से प्रवेश करने देगा और वहां की तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएं देगा। यानी कि वहां का जो व्यक्ति होगा, उस स्थान का जो मालिक होगा, उस स्थान का जो भार साधक होगा, वह व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी को उसमें जो है अबाध रूप से प्रवेश करने देगा, यानी कि कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। साथ में ही उसको सुविधाएं उस प्रकार की प्रदान करेगा कि वह उसको तलाशी लेने में कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो पहला पॉइंट ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 2 बता दिया गया कि यदि उस स्थान में इस प्रकार से प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति या उस स्थान का कोई भार साधक यदि उस पुलिस अधिकारी को प्रवेश नहीं करने देता है, वह मना कर देता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, तब ऐसे समय में उस पुलिस अधिकारी के क्या दायित्व होंगे, क्या वह जबरन प्रवेश कर सकेगा। तो इस संबंध में ये बता दिया गया, पॉइंट नंबर 2 में ये बता दिया गया कि उस स्थान पर इस प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकता है, तब वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसको वारंट का निष्पादन करना है, वह अधिकारी या वह व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, वह धारा 47 की उपधारा 2 के अधीन उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा। अब सीआरपीसी की धारा 47 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इसको हमको समझना होगा। इसमें बता दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति उसको प्रवेश ना करने दे पुलिस अधिकारी को, तो वह किस रीति का उपयोग करेगा, सीआरपीसी की धारा 47 के पॉइंट नंबर 2 का उपयोग करेगा। तो वह किस प्रकार से उपयोग करेगा, वह इस प्रकार से उपयोग करेगा। पॉइंट नंबर 47 मतलब कि धारा 47 के पॉइंट नंबर 2 में बता दिया गया है कि वह व्यक्ति उसमें जो है जबरन प्रवेश करने के लिए दरवाजे से, खिड़की से या किसी भी प्रकार से उसमें प्रवेश करेगा, और या तो खिड़की तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके या किसी भी प्रकार से उसको प्रवेश करने की अनुमति धारा 47 के पॉइंट नंबर 2 में दी गई है। पॉइंट नंबर 2 में यह भी बता दिया गया है कि यदि वहां पर कोई ऐसी स्त्री है जो कि लज्जा से रहती है, घूंघट से रहती है, तो ऐसे समय में वह स्त्री को हट जाने के लिए पर्याप्त अवसर भी देगा, और वह यदि स्त्री हट जाती है तो इसके बाद वह उस स्थान की तलाशी लेगा पर्याप्त अवसर देने के पश्चात। अब स्त्री नहीं हटती है तो ऐसे समय में पुलिस वाले का दायित्व है कि वह पूरी तरह से तलाशी लेवे उस स्त्री के नहीं हटने पर भी, लेकिन पर्याप्त अवसर देगा वो स्त्री को हट जाने के लिए। इस प्रकार से धारा 47 के पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 47 का भी आप अध्ययन करें तो बेहतर होगा इस संबंध में। तो बता दिया गया कि पॉइंट नंबर धारा 47 की उपधारा 2 के द्वारा उपबंधित रीति के द्वारा कार्यवाही कर सकेगा। वह तब कर सकेगा जब कोई उसको प्रवेश ना करने दे तो, और यदि प्रवेश करने देगा तो ये अपनी जो धारा 100 है इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत ही कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 के बारे में भी। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में
जो उस स्थान में या उस स्थान के आसपास है उचित रूप से संदेह किया जाता है कि उसके शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है। यानी अब यहां पर बात आ रही है कि वह कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके शरीर पर कोई वस्तु छिपाए हुए है। तो अब ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे समय में उस व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी उस स्थान की बजाय। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर वस्तु छिपी हुई है। तो जिसकी तलाशी ली जाना चाहिए तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। यानी कि ऐसे समय में वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है। किस व्यक्ति की? जिस व्यक्ति के शरीर पर कोई वस्तु वह छिपाए हुए है, तो ऐसे समय में वह तलाशी ली जा सकती है। परंतु यहां पर एक चीज और बताई गई है कि यदि वह व्यक्ति स्त्री है, अब स्त्री के शरीर पर भी कोई वस्तु छिपाई हुई हो सकती है, तो ऐसे समय में यहां पर भी निर्दिष्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? यदि वह व्यक्ति जो है स्त्री है तो ऐसी तलाशी जो है शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए किसी स्त्री के द्वारा करवाई जाएगी। यहां पर साफ शब्दों में यह कह दिया गया कि किसी स्त्री की तलाशी ली जानी है तो किसी स्त्री के द्वारा ली जाएगी और उसमें भी शिष्टता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, ये बता दिया गया। अब यहां पर पॉइंट नंबर 4 बताता है कि इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के, यानी अब यहां पर गवाह की बात आ रही है कि कम से कम 2 गवाह तो रखना चाहिए, तो उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई व्यक्ति यदि वहां पर कोई निवास नहीं करता है तो किसी अन्य मोहल्ले वाले को, या यदि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है तब किसी अन्य मोहल्ले वाले को, क्या उस तलाशी की साक्षी के लिए जो रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के निवासियों को बुलाएगा। यानी कि वह अधिकारी जो वारंट का निष्पादन कर रहा है तलाशी के लिए, ऐसे समय में वह 2 साक्षियों के समक्ष गवाही लेगा, मतलब कि तलाशी लेगा। अब तलाशी लेगा तो उनमें से किसी को ऐसे लिखित आदेश जारी कर सकेगा। यानी कि लिखित आदेश भी जारी कर सकता है कि आप जो है वहां पर तलाशी हो रही तो ऐसे समय में आप 2 लोग वहां पर उपस्थित रहिए। इस प्रकार का लिखित आदेश भी वह व्यक्ति कर सकता है जो तलाशी लेने के लिए गया हुआ है। अच्छा, ये इसलिए भी आवश्यक है कि 2 गवाहों के समक्ष यदि तलाशी ली जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि वास्तव में कौन सा सामान बरामद हुआ है और कौन सा सामान बरामद नहीं हुआ है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति वहां पर गया हुआ है, कहां पर? उस स्थान पर गया हुआ है जहां पर तलाशी ली जानी है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को, यानी कि जो वहां का भार साधक व्यक्ति है या उस स्थान का जो मालिक है, उस व्यक्ति को जो पुलिस वाला है वह अपनी तलाशी दे देवे। पुलिस वाला या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है वह अपनी तलाशी इसलिए दे देवे, क्यों? क्योंकि कारण यह है कि ये इल्जाम उस पुलिस अधिकारी पर लगाया जा सकता है कि उस पुलिस वाले ने ही कोई सामान मेरे घर में ला करके रख दिया है और तलाशी में उसको बरामद कर लिया है। मान लेते हैं चरस है, गांजा है, अफीम है। ऐसे समय में यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को फंसाना चाहे तो वो तो उसकी जेब में रख के ले जाए और ऐसे समय में उस व्यक्ति के घर पे ले जाके पटक दे और तलाशी में उसको बरामद करके और उसको दिखा दे कि साहब इसके घर से बरामद हुई है। तब ऐसे समय में पुलिस अधिकारी को अपनी तलाशी भी उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिसके पास वह जो है, जिस स्थान पर वह तलाशी लेने के लिए गया है, उसका जो मालिक है उसको तलाशी दे देनी चाहिए। भैया चेक कर लो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि न्यायालय में जब कोई बात जाती है तो न्यायालय में ये बात सामने आती है कि साहब जो पुलिस वालों ने मेरे घर में ले जाके कोई सामान पटक दिया और उठा करके उसको बरामद कर लिया, मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो ऐसे समय में यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी तलाशी पहले ही दे देता है तो यह बात सामने नहीं आती है और पुलिस वाला जो है बता सकता है कि साहब मैंने तो पहले ही तलाशी दे दी थी। तो ऐसे समय में पुलिस को अपनी तलाशी देना चाहिए, लेकिन ये कोई कानूनी नियम नहीं है कि पुलिस वाला व्यक्ति जो है
उस भार साधक, उस घर के भार साधक व्यक्ति को अपनी तलाशी देगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान पुलिस अधिकारी को या वारंट का जो निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ये कहता है तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जानी चाहिए। किनकी उपस्थिति में ली जानी चाहिए? उनकी उपस्थिति में, मतलब कि जो गवाह है ना, उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए। और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसी साक्ष्यों पर उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी कि ऐसी सूची पर जो कि बरामद की गई हैं, तलाशी में जो पाई गई हैं, उनकी सूची बना करके लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट पर उन साक्ष्यों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे कि भैया ये चीज़ें बरामद की गई थी। कल से कोई ये नहीं कह दे कि भैया इसमें नई चीज़ जोड़ दी गई है या ये चीज़ हटा दी गई है, ये मेरे घर से उठा ले गए थे, लिस्ट में शामिल ही ना हो। तो लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट पे उन गवाहों के साइन भी करवाए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले व्यक्ति से साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने के लिए अपेक्षा की जाएगी और ऐसा न्यायालय के विशेष समन द्वारा उनको बुलाया जा सकता है। यानी कि साक्षियों को जो है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो है न्यायालय द्वारा समन जारी किया जा सकेगा और न्यायालय में बाद में उनको न्यायालय में उपस्थित रह करके और साक्ष्य देने के लिए कहा जा सकता है कि आप गए थे तो आपने क्या क्या देखा, तलाशी के समय में आप उपस्थित थे तो क्या क्या चीजें बरामद की गई। इस प्रकार की कोई बात न्यायालय उनसे पूछ सकता है, तो समन के द्वारा उनको बाद में बुलाया जा सकता है न्यायालय में। पॉइंट नंबर 6 बताता है कि तलाशी किए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को यानी कि वहां पर वह जो व्यक्ति रहता है, कौन, जो उस स्थान का भार साधक है या उस स्थान का मालिक है जहां पर तलाशी ली गई है या तलाशी ली जाने वाली है, तो अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की तलाशी के दौरान हाजिर होने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में की जाएगी। यानी कि जो मालिक है वह वहां पर उपस्थित रहेगा, कहां पर, जहां पर उस स्थान पर तलाशी ली जा रही है, उस स्थान का जो मालिक है या जो भार साधक है वह वहां पर उपस्थित रहेगा। ऐसी अनुज्ञा दी जाएगी, ऐसी आज्ञा उसको दी जाएगी कि भैया आप जो है यहाँ पर उपस्थित रहो। कल से आप ये नहीं कह दो कि साहब वो तो जबरन के सामान उठा ले गए, हमारे कौन कौन से सामान थे हमको पता ही नहीं चलने दिया, या हमारे यहाँ कोई सा भी सामान चरा सा गांजा अफीम पटक दिया और वो उठा करके बरामद कर ले गए। तो ऐसी कोई बात सामने ना आए, इसलिए वहाँ का जो मालिक है, वहाँ का जो अधिभोगी है, वहाँ का जो भार साधक है, उसको जो है उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी जाएगी और आज्ञा भी दी जाएगी कि आप यहाँ पर उपस्थित रहिए। ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया कि तुम जाओ और हम तलाशी ले रहे हैं, ऐसा नहीं। वो जो व्यक्ति है उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जावे और इस धारा के अधीन तैयार की गई साक्ष्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। यानी कि वहां पर जो उपस्थित है, वहां का जो मालिक है, तो तलाशी में जो जो चीजें ली गई हैं, पाई गई हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट पे गवाहों के साइन किए जाएंगे और साइन करने के पश्चात उसकी एक प्रति जो है ऐसे मालिक को, ऐसे अधिभोगी को या ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर दी जाएगी जो वहां का निवासी है, या मतलब वहां का निवासी क्या, वहां का मालिक है या वहां का भार साधक है। ऐसे व्यक्ति को वो लिस्ट की एक प्रति दे दी जाएगी। ये कहता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि जब व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन की जाएगी। उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 में हमने पढ़ा ना कि किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई वस्तु है तो उसकी तलाशी ली जाती है, तो ये है उपधारा 3 में ऐसा लिखा हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अंतर्गत ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। यानी कि जिसके शरीर पर जो जो वस्तुएं पाई गई हैं तलाशी के दौरान, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट की एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके शरीर पर वो वस्तुएं पाई गई हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 कहता है कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने के लिए या साक्षी बनने के लिए आदेश द्वारा उसे परिदत्त या निवेदित किया गया है, बुलाए जाने पर यदि वह बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहता है और ऐसी आज्ञा की अवज्ञा करता है
तब ऐसे समय में उसको जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो धारा 100 है उसमें ये बताया गया है कि उसको जो है मतलब आईपीसी की जो धारा इंडियन पिनल कोड की जो धारा 187 है उसके अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है। अब जो है आईपीसी की धारा 187 क्या कहती है? ये कहती है कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया और उस आदेश का पालन उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया तो धारा 187 के अंतर्गत उसको दंडित दिया जा सकता है। वहां पर धारा 187 में किसी पुलिस अधिकारी का विवरण नहीं दिया गया है, वहां पर विवरण दिया गया है लोक सेवक का। यानी कि लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया था, उस आदेश का पालन उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया तो धारा 187 के अंतर्गत उसको 1 माह तक का कारावास या 100 रुपए तक का जुर्माना उसको हो सकता है। लेकिन वही आदेश यदि न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और ऐसे आदेश बलवा या दंगा रोकने के लिए जारी किया गया है, थोड़ा सा गंभीर अपराध है, तो ऐसे समय में सजा के जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 187 में 6 माह तक की सजा या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से ही दंडित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 187 के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है उस व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति ने वारंट का निष्पादन करते समय उसको बुलाया गया था गवाह के रूप में और वो उपस्थित नहीं हुआ तो धारा 187 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 100 के बारे में। यदि आप पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे समय में आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।